हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें जीनोम के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि जीनोम डीएनए के ऐसे सेट्स होते हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं करते हैं। तो हमने जीनोम के अंदर देखा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जहाँ जहाँ से मिलती हैं, तो इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सम कर लें, वो सम ही जीनोम कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीनोम एक से अधिक क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने प्रोकैरियोट्स डिस्कस किया था कि यह ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे जो हमारे बैक्टीरिया सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो और इन इन सेल्स के अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो और जबकि यूकैरियोट्स जो होती हैं उनके अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में देखें तो यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सब से हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो जीनोम होते हैं वो जो जीन्स होते हैं और जो नॉन कोडिंग डीएनए या आरएनए के सेगमेंट होते हैं दोनों को कंटेन करते हैं। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी जीन को जीन का मैनिपुलेशन या जीन को डिलीट कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने जीन थेरेपी के अंदर डिस्कस किया था कि जीन थेरेपी को 3 तरीके से किया जा सकता है, जिसके अंदर जो पहला था कि जो डिजीज काजेज जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए हेल्दी हेल्दी जीन से। दूसरे में हमने यह देखा था कि जो डिजीज का जो जीन है उसको ही इनएक्टिवेट कर दिया जाए। और तीसरे के अंदर यह देखा था कि कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिससे वह जीन प्रॉपरली फंक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जीन को किसी डीएनए की साइट पे डिलीवर करने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि जीन को 2 तरीक़ों से डिलीवर किया जा सकता है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड वन ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डायरेक्ट जीन को डिज़ायरेबल साइट पे इंजेक्ट कर देते हैं, और सेकंड ट्रांसफेक्शन में एक कैरियर की ज़रूरत होती है। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें कहा गया है कि अ, इस थेरेपी का यूज करके जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया डिजीज़ होती हैं उनको क्योर किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सोमैटिक जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट देखें तो पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो थेरेपेटिक जीन्स होती हैं उनको सोमैटिक सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हमने जीन थेरेपी के अंदर डिस्कस किया था कि जीन थेरेपी को दोनों सेल्स, जो हमारी जर्म सेल्स जिसे रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं उसके अंदर भी, और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं जो जिसे बॉडी सेल कहते हैं उसके
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सोमैटिक जीन थेरेपी के द्वारा जो जीनोम के अंदर चेंजेस किए जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सोमैटिक जीन थेरेपी में नहीं, जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं जीन्स में वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी में तो यह किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस किए जाते हैं वो केवल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेम सेल्स के बारे में पूछा गया है। स्टेम सेल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि ये अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यह कहा जा रहा है कि ये अपने आप को डिवाइड होने के बाद, सेल डिवीजन के बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जर्म लाइन जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो मॉडिफिकेशन किया जाता है इसके जर्म लाइन थेरेपी में किसी भी पर्सन के जीनोम में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पास करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जर्म लाइन हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे जो भी जीनोम के अंदर चेंजेस किए जाएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका यूज करके जो जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो नोवेल ओपन रीडिंग फ्रेम्स, जिसे NORFs के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली न्यूज में थी, वो किस चीज़ से रिलेट करती हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ये जीनोमिक रीजन से रिलेट करती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि क्या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नए जीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे ही 1,94,000 नए रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे ऐसे जीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो चूँकि यह जीन्स जो नई जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, ये जो जीन्स की ओरिजिनल डिफिनीशन थी उससे डिफरेंट थे। तो तो इन्हें नोवेल ओपन रीडिंग फ्रेम्स कहा गया। ये यहाँ पे नोवेल ओपन रीडिंग फ्रेम्स। अब ये नोवेल ओपन रीडिंग फ्रेम्स केवल कैंसर के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। जो नॉर्मल पेशेंट है होते हैं उनके अंदर ऐसे जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यह रिसर्च कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। और ऐसे अगर ऐसे रीजन्स को ट्रीट कर दिया जाए तो कैंसर कैंसर को क्योर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सेवियर सिवलिंग एक्सपेरिमेंट जो न्यूज में था वो किस चीज़ से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो सेवियर सिवलिंग कुछ और नहीं, यह स्टेम सेल थेरेपी ही है। इसमें क्या करते हैं कि एक IVF के अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इन एम्ब्रायो से स्टेम सेल्स, ऐसे स्टेम सेल्स को ले लेते हैं जिस टाइप की डिजीज़ को क्योर करने की हमें ज़रूरत होती है। तो जिस टाइप की डिजीज़ होती है उस टाइप की स्टेम सेल्स को इस एम्ब्रायो से ले लिया जाता है। अब रिसेंटली क्या किया गया कि एक 6 साल के बच्चे को थैलीसीमिया से ट्रीट करने के लिए एक सेवियर सिवलिंग काव्य का फॉर्मेशन किया गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन, जिसमें यह कहा गया है कि इसमें सेवियर सिबलिंग में किसी ऑर्गन या सेल का डोनेशन किया जाता है किसी सिबलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि जो 3 पेरेंट्स बेबी होते हैं उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो पेशेंट मदर होती है, मतलब जिसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होता है, तो उस मदर के न्यूक्लियर डीएनए को सेल से रिमूव कर दिया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को सेल में ही छोड़ दिया जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पेशेंट का न्यूक्लियर डीएनए होता है उसको हेल्दी फीमेल डोनर के हेल्दी फीमेल डोनर के एग में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको छोड़ करके मदर के न्यूक्लियर डीएनए को ले लिया जाता है। अब इस न्यूक्लियर डीएनए को किसी हेल्दी फीमेल डोनर के सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह जीएम क्रॉप के बारे में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें कहा गया है कि जो बीटी कॉटन है वो अभी तक इंडिया में केवल एक ही जीएम क्रॉप बीटी कॉटन को ही अलाउ किया गया है कल्टीवेट करने के लिए। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी तक इंडिया में केवल बीटी कॉटन क्रॉप को ही कल्टीवेट करने के लिए अलाउ किया गया है। हालांकि जीएम मस्टर्ड को भी फील्ड ट्रायल के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जीएम क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आती है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे तो इस वीडियो में हम लगभग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको 2 काम करना है, एक तो चैप्टर को रिवाइज करना है और दूसरा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको अपने लेवल पे सर्च करके सॉल्व करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे जो चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए रेगुलेशन बिल हो गया, या फिर सेरोगेसी बिल या एक्ट हो गया, तो यहाँ से रेयरली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें तो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट होती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर्स को भी बार बार रिवाइज करना होगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले